ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने लगाया जनता दरबार, अधिकारियों को शिकायतों के निपटारे के दिए निर्देश। एसीएमओ के अचानक पहुंचने पर लंढौरा क्षेत्र में मचा हड़कंप, 3 अस्पतालों में की गई छापेमारी। भारत बांग्लादेश के बीच 9 अक्टूबर को खेले जाने वाले मैच के विरोध में उतरा संत समाज, गृह मंत्री को पत्र लिखकर मैच रोकने की मांग। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए शुरू हुई कार्यवाही, 1 लाख के चालान के साथ पॉलीथीनें भी की गई जब्त। अब खबरें विस्तार से। आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम देहरादून हर सोमवार को जनता दरबार लगाकर कार्रवाई करते हैं, जिसमें सभी समस्याओं के तुरंत निस्तारण भी किए जाते हैं। सोमवार को डीएम के जनता दरबार में 130 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी और बसों के संचालन सहित अन्य घरेलू विवाद से जुड़ी हुई सामने आई है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए आम जनता को राहत दी जाए। लगभग 130 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से कोशिश की गई कि मौके पर अधिक से अधिक निस्तारण हो सके, इसीलिए सारे विभागीय अधिकारी यहाँ पे एकत्रित भी किए जाते हैं और जहाँ पे मौका मुआयना इमीडिएटली हो सकता है वहाँ पे तत्काल उनको रवानगी भी कर दी जाती है। और जहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स चेक करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे रिपोर्ट्स कॉल कर ली जाती हैं। नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आज सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, बसेस संचालन से लेके और कुछ आदर्श विद्यालय जो हमारा पॉलिसी है सरकार की कि जहाँ पे कम बच्चे हैं उनको सेंट्रलाइज किया जाए स्कूल को, ताकि वहाँ पे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाते हुए संसाधन अच्छे से उपयोग कर सकें। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की कुछ क्षेत्रों से डिमांड है और लैंड डिस्प्यूट्स, तो इस तरह की कंप्लेंट्स ज़्यादा देखने को मिली हैं। और यही प्रयास है कि ये जो हमारा कनेक्ट है विद पब्लिक, चाहे आज का जनता दर्शन हो या हमारे फील्ड विजिट्स हों या बहुउद्देशीय कैंप्स हों सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ये जारी रहेगा। आज लोक जनशक्ति पार्टी ने शहर में व्याप्त कुछ समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर शहर के मुख्य मार्गों के अलावा गलियों में जाम की समस्याएं दिनों दिन लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं, जिसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ पंडित ने कहा कि राजधानी देहरादून सहित आसपास इलाकों में नशे का कारोबार फैल रहा है। शहर में जाम की समस्याएं बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी जल्दी ही बढ़ते नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान शुरू करेगी, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ता स्कूल, मोहल्ले और गाँवों के बीच जाकर रैली निकालेंगे और साथ ही इन तीनों समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लिखित में भी और उनके फोन पर भी टाइम लिखवा के 2 महीना से चक्कर काटते हैं, आज तक टाइम नहीं मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सब कार्यकर्ता जाएं, अपनी समस्या बताएं। जो सतह में आज हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं बीजेपी के सरकार है, तो बीजेपी के हमें अलायंस होने के नाते हमारा भी हक बनता है ना कि लोगों के समस्या लेके उनके पास जाएं, वो समाधान करें। जब समय नहीं मिल रहा है मिलने के, तो हम क्या समाधान कराएंगे लोगों को। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आज विकासनगर थाने का निरीक्षण करते हुए देश में लागू हुए नए कानून को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मालखाने, मेस, थाने में खड़े वाहन पंजीकरण रजिस्टर के अलावा अन्य रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि नए कानून को लेकर अब नए रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं। अलग से शिकायत लेकर आने वाले लोगों की शिकायतें मिलने पर उनका शीघ्र समाधान भी किया जाता है। अपराध की रोकथाम के लिए और बाहर से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है तथा उनके सत्यापन की प्रक्रिया को और सरल कर दिया गया है। बाहर से यहाँ काम करने वाले लोगों को अब अपने ही संबंधित थाने से सत्यापन करा के लाना होगा, जिससे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। देखिए, थाने का जो वार्षिक निरीक्षण है वो एक बार मैंडेटरी भी रहता है। उस कारण से यहाँ पर आने का पर्पज था कि थाने का निरीक्षण हो जाए। जो यहाँ के नया कानून आने के बाद जो हमारे नए नए रजिस्टर बन रहे हैं, जो दस्तावेज बन रहे हैं, जो उनका रिकॉर्ड रखना है, उनको चेक कर लिया जाए, क्योंकि नया कानून भी हमारा लागू हो चुका है। इसके साथ ही साथ जो थाने के और जो हमारा मालखाना हो चाहे अन्य जो रिकॉर्ड्स हैं, उसको भी एक बार चेक करना आवश्यक था और उसी सब कुछ देखा गया। और रिकॉर्ड्स वगैरह नए कानून के हिसाब से रजिस्टर वगैरह सब कुछ बन चुके हैं और लगातार देखा मैंने कि अपडेट भी हो रहा है।
बाकी जो हमारे हिस्ट्री सीटर नए 17 अभी हमने बनाए थे जो NDPS में लिप्त थे, उनकी जानकारी कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। जो हमारे पुराने माल, जैसे देखा मैंने पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लावारिस में खड़ी हैं, जिस तरह की नीलामी होनी है, करीब 17 गाड़ियाँ वो भी थी, उनके बारे में। बिसरा का जो परीक्षण के लिए रहता है, उसके आने के बाद उसका डिस्पोजल करीब 60 के करीब पाए गए कि भी रखे हुए हैं। खानपुर के लिंगनौरा क्षेत्र में अवैध अस्पताल संचालकों में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब ACMO ने अपनी टीम के साथ छापा मारकर एक अस्पताल को सील कर दिया, वहीं दूसरे अस्पताल को नोटिस जारी किया। ACMO की इस कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ACMO को लिंगनौरा क्षेत्र में दर्जनों अवैध अस्पताल संचालित होने की शिकायत मिली थी। साहब के निर्देशन में पूरे जिले के अंदर ये आकस्मिक निरीक्षण चल रहा है। जैसा कि दो दिन पहले माही में एक औरत की मृत्यु हो गई थी, तो हमारा यही संदेश है आप लोगों के माध्यम से कि जो भी अस्पताल चलाएं बिना स्पेशलिस्ट के, बिना योग्य डॉक्टर के ना चलाएं। और ज़्यादातर लोगों ने डॉक्टर्स के नाम 2-2 जगह 4-4 जगह लिखवा रखे हैं। हम क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट में भी ये बोलते हैं कि आप जिस डॉक्टर का नाम देंगे वही डॉक्टर वहाँ मिलना चाहिए। वो डॉक्टर नहीं मिल पाते, कोई पैरामेडिकल स्टाफ क्वालिफाइड नहीं मिल पाता, जिस कारण से उनको खतरों का नहीं मालूम होता और मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर को यही नहीं पता कि क्या खतरा है, कैसे क्या इसका कारण बन सकता है। राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री विनय रोहिरा ने राज्य में आई आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए मुख्यमंत्री धामी सहित प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि इस बार राज्य में भीषण बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कई जगह सड़क टूट गई थी, लेकिन शासन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से आपदा में होने वाले नुकसान को काफी कम किया गया। जहाँ भी सड़कें और पुल टूटने की घटना सामने आई, तुरंत उस पुल या सड़क की मरम्मत कर दी गई या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर आवागमन को चालू किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में आपदा से बचाव के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता था। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपदा में क्या हुआ था, और चूंकि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है तो उस दृष्टिकोण से और आपदा का आने का आकलन भी मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे पहले पिछली बार हरिद्वार में बहुत आपदा थी, आज टिहरी में घनसाली क्षेत्र को आपदा ने पकड़ रखा है, केदारनाथ जी को पकड़ रखा है। तो आपदा मौसम की परिस्थितियों के हिसाब से आती, बढ़ती और घटती रहती है। ये राजनीतिक विषय कभी होना नहीं चाहिए किसी के बीच में भी। कांग्रेस यदि से राजनीति की चर्चा का विषय बनाती है तो उनके टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग मरे और बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनकी चर्चा करना ये माना जाएगा कि हम आपदा को कोई संवैधानिक विषय देने जा रहे हैं। आपदा तो मौसम और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा शुरू होने से पहले ही 4 महीने पहले ही आपदा की तैयारी पूरे सरकारी तंत्र से, प्रशासन और शासन के माध्यम से करनी शुरू कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारा फीडबैक लेना, वहाँ कहाँ राहत सामग्री कैंप बनेंगे, कहाँ सड़कों के लिए हमें दूसरे उपमार्ग बनाने हैं, कहाँ से हम जो है फोर्सेज अलर्ट करनी है, कहाँ हमें जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज को रखना है। इस प्रकार से आपदा के संबंध में एक समुचित तैयारी लगभग विभाग ने की थी। 9 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले भारत और बांग्लादेश क्रिकेट मैच के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने हरिद्वार की कुलदेवी मानी जाने वाली माया देवी मंदिर में मैच के विरोध में सांकेतिक धरना देकर इसकी शुरुआत की। मंदिर परिसर से यति ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ वहां हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं करने दी जा रही है और दूसरी तरफ हम लोग उसी देश के साथ मैच खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके विरोध स्वरूप में उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर इसे रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो वो विरोध में हरिद्वार या डासना पीठ में अग्नि समाधि लेंगे। देखिए, ऐलान तो हमारा सिर्फ ये है कि दिल्ली में बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। हमारा केवल ये ऐलान, और कोई ऐलान है नहीं। हमारा तो केवल इतना ही ऐलान है कि बांग्लादेश का पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ने अभी हमारे लाखों भाइयों को मार दिया, हमारी बहन बेटियों की दुर्गति की, और जहां बांग्लादेश है वहां दुर्गा पूजा के लिए मना कर दिया कि नवरात्रि में कोई दुर्गा पूजा नहीं हो सकती। तो ऐसे में जो ये अपमानजनक और ये अन्यायपूर्ण व्यवहार हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, इसका हर स्थिति में विरोध करना चाहिए। और ये तो अपमान की भी पराकाष्ठा है कि हम उन कातिलों के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, और अगर नहीं रोक सके तो मां और महादेव की कृपा रही तो आपके सामने अग्नि समाधि लेंगे। अगर इस मैच को नहीं रोक सके तो अग्नि समाधि लेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच 9 अक्टूबर को खेले जाने वाले मैच के खिलाफ नरसिंहानंद गिरी के इस विरोध को हरिद्वार में भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष ने यति नरसिंहानंद गिरी की इस मांग को जायज बताकर इसका समर्थन किया है। हर हर महादेव। देवभूमि मां गंगा जी के प्रांगण से आज पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के यति नरसिंहानंद जी आए, इनका आगमन स्वागत किया है।
9 अक्टूबर को जो बांग्लादेश का भारत के साथ मैच है, ये रोकने का प्रयास और ये मैच होने देंगे, अब संतों की हुंकार है। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने और इसके इस्तेमाल की लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो अभियान चलाया गया उसमें 1 लाख का चालान करने के साथ साथ पॉलीथीन को भी जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग और सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही शिकायतों के आधार पर भी चालान के साथ साथ जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, इसमें यह अभियान लगातार CPCB के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलीथीन जब्त की गई हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग के आधार पर भी। देखिए, इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलीथीन यूज़ की जाती है, निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज किया जाता है, उसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल ऐसी टेंडेंसी भी देखने में आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज प्रारंभ कर दी गई है, तो उसमें भी जो हमको सूचना प्राप्त होती है उसमें हम तक संबंधित अथॉरिटीज के साथ उसको शेयर करते हैं और वहाँ भी कार्रवाई करने का। जल संरक्षण एवं संवर्धन अभियान की शुरुआत आज ओल्ड मसूरी रोड स्थित स्वामी विवेकानंद के ध्यान स्थल राजपुर बावड़ी से की गई, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने सामाजिक संगठनों एवं जन सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के साथ राजपुर बावड़ी का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्राकृतिक धारों, नालों, नदी के संवर्धन के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्य योजनाओं पर कार्य गतिमान है। जिलाधिकारी ने जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चलाई जा रही मुहिम को लगातार बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने और स्थानीय लोगों और संगठनों से जिला प्रशासन की इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। देखिए, हमारे देहरादून शहर और उसके पेरिफेरी में कई सारे ऐसे ऐतिहासिक और नेचुरल हमारे जल स्रोत हैं, बावड़ी, नौले, धारे, एक्वीफर्स, जिनको सुरक्षित करने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि हम वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को, हमारे NGOs को और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ लें जिनको क्षेत्र की बहुत जानकारी रहती है, तो उससे ये अभियान, ये मुहिम विश्वास है कि सफल होगी। हमारी जिले लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सारा अथॉरिटी भी गठित की गई है, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी। तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं सिविल सोसाइटी से और उसमें कई सारे ऐसी प्रसिद्ध व्यक्तिगण भी हैं जिनके नॉलेज इनपुट से हम बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे पद्मश्री मैती जी हैं, हमारे कुछ साइकिलिस्ट हैं, साइकिल कम्युनिटी है जो इसी तरह के भ्रमण पे, इसी तरह के सर्वे पे बहुत रुचि रखते हैं। उत्तराखंड STF ने साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देने वाले फर्जी सिम कार्ड गिरोह का खुलासा किया है, जिसके पास से 2000 सिम बरामद हुए हैं। 20,000 सिम कार्ड विदेश भेजे जा चुके हैं। सरकारी योजनाओं के नाम पर ये गिरोह सिम कार्ड को एक्टिवेट करता था, जिसके जरिए तरह तरह के साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता था। IG लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने का कहना है कि पूरे मामले में देश भर में 35 FIR दर्ज कराई गई हैं। उत्तराखंड में भी 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं। थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, चाइना के साथ साथ अन्य देशों में बैठे साइबर क्रिमिनल इन सिम कार्ड के जरिए घटनाओं को अंजाम देते थे। ये जो है आज हमने 2000 से ज़्यादा जो है सिम कार्ड इनसे बरामद किए और 20,000 से ज़्यादा पहले ही ये जो है एक्टिवेट हो चुके हैं। तो ये सारे नंबर्स जो है अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनके माध्यम से साइबर ठगी हो सकता कहीं हो रही हो। तो हमको जो है इसमें बहुत चौकन्ना रहना है। जनता से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे जो है यदि आपके पास कोई आता है और कहता है कि हम आपका जो है वो बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं, कोई वो ये बोल के लेते हैं कि हम कोई स्कीम में आपको फ़ायदा दिला देंगे, भोली भाली जनता से, तो कोई आपका बायोमेट्रिक्स किसी से शेयर न करे, आधार नंबर किसी से शेयर न करे। और जो है ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड्स हो रहे हैं ज़्यादातर, तो ये आपको प्रलोभन देते हैं। इस केस में भी जो है पहले इनके खाते में जो है 10,000 डाला तो 23,000 आ गए थे इनके खाते पे। इनको लगा तुरंत डबल हो गया पैसा। फिर उन्होंने कहा कि अब आपको मिनिमम जो है इसमें 50,000 डालने पड़ेंगे। फिर कहा कि अब आपको पैसे निकालने के लिए 1 लाख डालने पड़ेंगे। तो इस तरह पहले प्रलोभन देते हैं, फिर आपसे ज़्यादा जितना पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते। जब आप नहीं दे सकते तो आपको बंद कर देते, वो ब्लॉक कर देते। मॉनसून की विदाई से पहले मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जनपदों में छुटपुट बारिश का अंदेशा जताया है। हालांकि अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई अंदेशा नहीं है। हालांकि कुमाऊं के कुछ जनपदों में छुटपुट बारिश इस दौरान देखने को जरूर मिल सकती है। साथ ही इस दौरान अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा।
बिल्कुल। अब 5 से 6 दिन अगर हम बात करें तो बारिश की एक्टिविटी नहीं है। छुटपुट ठीक आप कह सकते हैं कि जो है खासकर कुमाऊं रीजन में छुटपुट एक्टिविटी मिल सकती है। बाकी अब बारिश की एक्टिविटी 4 से 5 दिन वो नहीं दिख रही है। तो मानसून का विड्रॉल जैसे मैंने बोला था पहले भी, जो राजस्थान है वहाँ से शुरू हुआ है और कुछ पार्ट्स गुजरात के भी, तब अभी इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो देखते हैं उत्तराखंड तक भी जो है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन में कुछ पार्ट में, तो 2-4 दिन बाद जो है कुछ पार्ट्स उत्तराखंड के भी जो है मानसून वहाँ से विड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि अभी करीब करीब ड्राई कंडीशन मिलनी अब शुरू हो गई है। तो ये 3-4 दिन ऐसी कंडीशन मिलेगी 5 दिन तक, तो तब वो जो है कुछ एरिया जो हो जाएगा कि इसमें हाँ आप मानसून जो है वो विड्रॉल किया जा सकेगा। तो इस तरह की स्थिति है। तो देखें अब कैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ाते हैं। तो हेडक्वार्टर से वो सब चीज़ हमारी देखी जाती है, लेकिन हाँ रेनफॉल एक्टिविटी अभी आगे 4 से 5 दिन नहीं। साइबर ठगी का एक नया तरीका डिजिटल अरेस्ट सामने आया है। इसमें साइबर ठग हूबहू थाने या कोतवाली की तरह दिखने वाला सेटअप तैयार कर रहे हैं। ठग भी बाकायदा थानाध्यक्ष या कोतवाल जैसी ड्रेस में रहता है। इसके बाद वो लोगों को वीडियो कॉल कर धमका कर उनसे ठगी कर रहे हैं। इसमें पुलिस की वर्दी देख और वहाँ का माहौल देखकर ये विश्वास कर लेता है कि उसे जो वीडियो कॉल आई है वो किसी थाने से ही है। जब पीड़ित के बैंक खाते से रकम निकाल ली जाती है तब उसे ठगी का एहसास होता है। देहरादून स्थित साइबर थाने के पास डिजिटल अरेस्ट कर खाते साफ करने के बहुत से मामले सामने आ चुके हैं, जिनसे बचने के लिए डीएसपी साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा ने बताया कि किसी भी अनजान कॉल के आने पर लालच में ना आए। अनजान कॉलर की सत्यता की जांच किए बिना किसी भी प्रकार की सूचना या दस्तावेज उसे ना दें। वित्तीय साइबर अपराध घटित होने पर तुरंत 1930 पर संपर्क करें। दर्शक उन सभी को मेरा नमस्कार। और आपने बहुत अहम सवाल किया कि डिजिटल अरेस्ट इस समय पूरे भारत में, ना सिर्फ उत्तराखंड में, पूरे भारत में एक बहुत ही उभरती हुई चुनौती है, जहां पर लगातार इसमें बड़े बड़े मामले आ रहे हैं, जिसमें लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, यहाँ तक कि हमने 3 करोड़ के भी मुकदमे पंजीकृत किए हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई है। अब आपके सभी दर्शकों के लिए जागरूकता है तो बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के अपराध में अमूमन देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से उससे कॉन्टैक्ट किया जाता है, उससे दोस्ती की जाती है, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। उन ग्रुप्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल दिए जाते हैं। उन्हीं इन्वेस्टमेंट मॉडल में एक मॉडल होता है कि जहाँ पे वो आपको कहेंगे कि मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्कीम बताऊंगा, उसके लिए आपको गूगल मीट या जूम कॉल या आपको स्काइप कॉल पे आना है। जब वो व्यक्ति उस स्काइप कॉल पे जाता है तो सामने देखता है कि एक फेक सीबीआई ऑफिस या फेक मुंबई क्राइम ब्रांच या फिर कोई फेक ईडी ऑफिस, कोई भी सरकारी जो एक एजेंसीज होती हैं उनका एक फेक ऑफिस बना रहता है, और सामने वाले जो कर्मचारी या जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्म में होते हैं। और फिर वो व्यक्ति घबरा जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपके खिलाफ एक वारंट निकला है, आपकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसको उन्होंने एक अमूमन शब्द बोला है डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद उसको बोला जाएगा कि आप पे इतने नोटिसेस हैं, इतने फाइन है, आपका डेटा पाया गया है, आप इस अपराधी के साथ लिंक है, जहां पे उस व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है, उसकी जो मनोस्थिति है वो काफ़ी बिगड़ जाती है। उसके बाद ब्लैकमेलिंग करने के बाद कहा जाता है कि अब आपको हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में अपनी पोजीशन बतानी है। अगर आप खाना खाएंगे तो वो भी आपको व्हाट्सएप पे लिखना है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि आपको सर्वेलेंस पर रखा गया है, डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया है। बीते गुरुवार की रात को शराब पीने के दौरान हुए विवाद में 2 गुट सिडकुल में आमने सामने आ गए थे। एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग भी कर दी थी। जान बचाकर एक कंपनी में घुस रहे युवकों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 5 युवक और कंपनी के 6 कर्मचारी छर्रे लगने से घायल हो गए थे। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे। शुक्रवार सुबह फायरिंग करने के आरोपियों से सिडकुल पुलिस की चिन्मय चौक के पास मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे, जबकि एक आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने फरार आरोपी को कृपाल आश्रम के पास एक देसी तमंचे के साथ पकड़ लिया है। गत सप्ताह में कुछ लोगों द्वारा एकम्स प्लांट के बाहर फायरिंग की गई थी। उसमें अगले दिन मुठभेड़ में 2 लोग पकड़े गए थे और एक फरार भी हुआ था। बाकी फरार को भी हमने पकड़ लिया है और उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये इनकी आपसी रंजिश थी। ये कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर लेने वाले लोग थे और इनका आपस में कुछ मतभेद था। उस मतभेद के चलते इन्होंने रंजिश के तहत फायरिंग की थी। शुरू में 5 लोग पकड़े गए थे और छानबीन जारी है। कुछ और लोग अगर इसमें इन्वॉल्व है तो वो भी हम जल्दी से जल्दी पता कर लेंगे। देहरादून शहर में लगातार जिलाधिकारी और नगर निगम अधिकारियों द्वारा नालियों और नहरों की लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नगर निगम के सफाई कर्मचारी अधिकारियों की मेहनत पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। शहर में कई जगह देखा गया है कि सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई करने के बाद इकट्ठा हुए कूड़े को नालियों और नालों में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद बरसात होने पर पानी नदी नालों में जाने के बजाय रोड पर ही जमा हो जाता है, जिससे सड़क पर ही नदी जैसी स्थिति पैदा होती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या जिलाधिकारी और नगर कर्मचारियों द्वारा ऐसे सफाई कर्मचारी पर
पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं, इस बारे में उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल से पूछा गया तो उन्होंने जल्द ही ऐसे सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके सुपरवाइजर्स को निर्देशित करने की बात कही। शहर को साफ और स्वच्छ करने के लिए लगातार अभियान जारी है और कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी कूड़ा ना रहे। कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो हर जगह से डोर टू डोर कलेक्शन करे कूड़े का। इसके बावजूद भी जो आप बता रहे हैं कि कुछ कर्मचारियों के द्वारा नालियों में या इस तरीके से कूड़ा डाला जाता है, तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसे जो नालियां गंदी हुई है उनकी सफाई करने के लिए भी संबंधित जो हमारे सुपरवाइजर है उनको निर्देशित किया गया है। हल्द्वानी में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस राज्य की देवतुल्य जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस का आज हल्द्वानी में प्रदर्शन था, उन सभी मामलों में सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी अपने समय की सरकार को देखे। कांग्रेस के समय में हुई भ्रष्टाचार की क्षति आज तक पूरी नहीं हो पाई है। धामी सरकार पर किसी भी तरह का आरोप लगाने से पहले कांग्रेस अपना कालखंड जरूर जांच ले। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।